हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम देख रहे थे किस प्रकार से हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे, जिसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है क्यों हमें प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना है, संरक्षण करना है, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब अगर इम्पॉर्टेंट हैं तो ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम उन्हें संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब हमने नुकसान पहुंचाया तो क्या हुआ, धीरे धीरे इनका जो नंबर था वो कम होता चला गया। ठीक है, अब इनका नंबर कम होता चला गया और कुछ बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी कि जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई हैं, यानी कि उस जाति का, उस स्पीशीज का एक भी सदस्य अब देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना हो आगे, जो हमारे पास जो और स्पीशीज हैं, जो और जातियां हैं, वो इस प्रकार से विलुप्त ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। आपने क्या पढ़ा था, स्पीशीज के बारे में पढ़ा था। आपने कहा था स्पीशीज क्या है, कुछ सदस्यों का ग्रुप है जिनके जो कैरेक्टर होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कि उनमें न्यूट्रिशन एक जैसा पाया जाता है। ठीक है, उनमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया उनके बीच में हो सकती है। और जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया उनके बीच में हुई तो कैसा हुआ, एक फर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग है वो निकलेगा, यानी कि फर्टाइल जो संतति बनती है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो आगे चल के फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेगा और वहाँ पे नई संतति को उत्पन्न करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कहा, देखिए हम ये क्या कह रहे हैं, हमने कहा आपको एक शब्द ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को कहा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्या करा है, रिप्रोडक्शन करा है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे अगर संतति बन भी जाती है, आपने रिप्रोडक्शन करा लिया है, संतति बन भी गई है, तो कैसे होगी, वो फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे कि आपने क्या कहा, आपने हॉर्स को लिया और आपने डंकी को लिया। क्या हुआ, आपने जब हॉर्स और डंकी के बीच में क्रॉस कराया तो आपको म्यूल मिला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या है, हॉर्स एक अलग प्रजाति है और डंकी क्या है, एक अलग अलग स्पीशीज है। आपने अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया और आपको म्यूल मिला। अब ये क्या था, फर्टाइल नहीं था। आपने देखा है जो म्यूल होता है वो फर्टाइल नहीं होता है, वो नई संतति को उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो यही कहा गया है कि एक स्पीशीज वो होगी जो क्या करेगी, जिनके बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी और वो वहां पे नई संतति को उत्पन्न कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा जो स्पीशीज हैं, जो जातियां हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनका नंबर अच्छा खासा है, उनका नंबर कम है, या उनका नंबर बहुत कम है, या फिर वो पाई ही नहीं जा रही है। इसके आधार पर हमने अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को पढ़ा, जिसमें आपने सबसे पहले जाना किसके बारे में, IUCN के बारे में। IUCN की फुल फॉर्म आपको बताई गई है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN क्या एक संगठन है जो कि एक रेड लिस्ट जारी करता है। उस रेड लिस्ट में क्या होता है, उन स्पीशीज की स्थिति के बारे में जानकारी होती है, जो विलुप्त होने वाली हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं, और जिनका नंबर घटता चला जा रहा है, यानी कि जो खतरे में होंगी वो स्पीशीज इसमें जो रेड लिस्ट होगी उसमें आएंगी। ठीक है, अब जब क्या होता है, आपको ये पता चल गया है कि कौन सी स्पीशीज खतरे में है, तब हम क्या करते हैं, उनके संरक्षण के लिए नए नए उपाय ढूंढते हैं, नए नए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। IUCN के बारे में ध्यान रखेंगे, रेड लिस्ट के बारे में ध्यान रखेंगे। अब IUCN में क्या हो गया है, जो रेड लिस्ट है उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन हम जो बात करेंगे मेनली, वो सबसे पहले हमने बात की थी एंडेमिक स्पीशीज की। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, हमने कहा वो प्रजातियां, वो स्पीशीज जो कि किसी निश्चित स्थान पर रहते, एक पर्टिकुलर एरिया में वो पाई जाती हैं और उसके अलावा वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती हैं। क्या है, हमने कहा एग्जाम्पल लिया था, एक ये जंगल है और एक प्लांट स्पीशीज सिर्फ यहाँ पाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा वो कहीं और नहीं पाई जा रही है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे क्या है, हमने कहा एक निश्चित तापमान होगा, यहाँ पे जो निश्चित रेनफॉल होगा, जो बारिश हो रही है उसका एक निश्चित अमाउंट होता है, ह्यूमिडिटी होती है और लाइट होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इनका एक निश्चित अमाउंट होता होगा।
अब हमने क्या किया, जंगल की कटाई कर ली है अपने यूज के लिए, कोई भी यूज हो सकता है। आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आप बिल्डिंग्स को वहाँ पे बना रहे हैं। आपने क्या किया कि ये जो प्लांट थे इन्हें कहीं और आपने शिफ्ट कर लिया है, लेकिन क्या हुआ, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो यहाँ पे अलग थी। अब अगर अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है तो ये ग्रो नहीं करेंगी, अगर ग्रो हो भी गई है तो बहुत कम मात्रा में ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एंडेमिक, आपने किसी जंगल की कटाई की तो वहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज मिल सकती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या है, उसी क्लाइमेट की आवश्यकता है। अगर उन्हें वही क्लाइमेट कहीं और मिल जाता है नेचुरली, तब वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नेचुरली क्यों कहा गया है, क्योंकि आर्टिफिशियली आप इतने सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उन्हें क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कहीं पे टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, कहीं पे ह्यूमिडिटी में चेंजेस आएंगे, कहीं पे लाइट में चेंजेस आएंगे, कहीं पे डे लेंथ कितनी है उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अगर नेचुरली कहीं पे ऐसी कंडीशन मिल जा रही है तो प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन उसे नहीं मिलेगी तो प्लांट या एनिमल अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब एग्जाम्पल आपको क्या दिए गए हैं, साल और वाइल्ड मैंगो। हमने कहा था ये क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के क्या है, वाइल्ड स्पीशीज है। साल और वाइल्ड मैंगो कहाँ पे है, हमने कहा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था बहुत बड़े एरिया होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हमने कहा था कि नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल हमारे पास आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, और वहाँ की जो एंडेमिक स्पीशीज है वो साल और वाइल्ड मैंगो है। ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात कर रहे थे एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में, ऐसे स्पीशीज के बारे में हम बात कर रहे थे जो कहीं पाई ही नहीं जाती है, जिसका एक भी सदस्य आज पृथ्वी पर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हमने कहा डायनासोर। ठीक है, आपको पता है डायनासोर क्या कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, आप सिर्फ पिक्चर्स में देखते हैं, इमेजेस में देखते हैं, मूवीज में आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाता है, लेकिन जो डायनासोर हैं वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो गए हैं। तो ऐसे सदस्य, ऐसे स्पीशीज, ऐसी जातियां जिनका एक भी सदस्य जीवित नहीं है और एक भी सदस्य देखा नहीं जाता है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे आए हैं, जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल हैं वो सारे एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आए हैं। तो आपने क्या जाना, सिर्फ डायनासोर ही नहीं है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो विलुप्त हो गए हैं। ये जो सारी स्पीशीज आप देख रहे हैं, सारे जो जंतु आप देख रहे हैं, वो यहाँ से क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। जैसे कि हमने क्या कहा था कि ये आपको जो प्री मोलर टीथ है वो बहुत बड़े दिखाई देते थे पहले। ठीक है, ये जो सैबर टूथेड कैट है, यहाँ पे जो प्री मोलर थे वो बहुत बड़े होते थे। तो इस प्रकार से अब आपको इस प्रकार से क्रिएचर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, साथ ही डोडो, डोडो भी क्या है, एक्सटिंक्ट यहाँ पे हो गया है। तो सिर्फ यहाँ पे जो इतने जो जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं, इनके अलावा और भी जो जीव जंतु हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, वो भी यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जंतु यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इनके अलावा बहुत सारी स्पीशीज होंगी कि जो एक्सटिंक्ट यहाँ पे हो गई हैं। नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी एंडेंजर्ड स्पीशीज की, ऐसे स्पीशीज जो कि खतरे में हैं और अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि उनका नंबर बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बात की थी, हमने कहा था टाइगर भी यहाँ पे आता है या फिर लेपर्ड भी आते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे खतरे में है और अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमारे पास आती है थ्रेटेंड स्पीशीज। तो थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होती हैं, देखिए आपने एंडेंजर्ड स्पीशीज पढ़ी, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, एक्सटिंक्ट स्पीशीज पढ़ी। एक्सटिंक्ट मतलब कि जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं, एंडेंजर्ड वो हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे थ्रेटेंड की, तो हमने कहा थ्रेटेंड स्पीशीज वो हैं जो कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रही हैं। ठीक है, यानी अगर हम देखें, हमने कहा ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल नंबर है, किसी भी स्पीशीज का नॉर्मल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कहें तो हमने कहा यहाँ पे क्या हो जाती हैं, एक्सटेंट हो जाती हैं, पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। तो हमने कहा कि जो एक्सटेंट होने के कगार पर हैं उन्हें हम थ्रेटेंड कह सकते हैं, उन्हें हम एंडेंजर्ड कह सकते हैं। क्या कहेंगे, थ्रेटेंड नहीं कहेंगे, उन्हें एंडेंजर्ड कहेंगे।
ठीक है, उन्हें हम एंडेंजर्ड कहेंगे। और जो एंडेंजर्ड से पीछे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हमने कहा उन्हें थ्रेटेंड कहेंगे। आपको बताने की कोशिश क्या की जा रही है, हमने कहा कि जिनका नंबर यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर है 100, यहाँ पे नंबर है 50, यहाँ पे नंबर है 25 और यहाँ पे नंबर है 0। ठीक है, अब जिनका नंबर 0 है, जो पाई ही नहीं जा रही है कहीं पे, उन्हें हम कह रहे हैं एक्सटेंट। अब जिनका नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 25, यानी कि बहुत कम नंबर बचा है, यानी कि वो एंडेंजर्ड है, वो खतरे में है। अगर इसी प्रकार से वो उनकी संख्या घटती गई, हमने उनका कंजर्वेशन नहीं किया, संरक्षण नहीं किया, तो उनका नंबर 0 हो जाएगा, वो एक्सटेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि थ्रेटेंड कौन सी होती है, जिनका नंबर एंडेंजर्ड से तो कम है लेकिन फिर भी लगातार घटते चले जा रहा है। अगर लगातार घटते चला गया तो क्या हो जाएंगी, ये एंडेंजर्ड की श्रेणी में आ जाएंगी। फिर भी घटता चला गया तो क्या होगा, ये एक्सटेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये नंबर हमें क्या बताते हैं, नंबर बताते हैं कि जो स्पीशीज का नंबर है वो कितना है। अगर यहाँ पे 100 है, इसका मतलब कि उनका जो नंबर है वो नॉर्मल है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा रहा है, कहीं पे आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर 100 नंबर है, किसी भी स्पीशीज के 100 सदस्य हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनका नंबर अच्छा खासा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर यहाँ पे क्या है, नंबर 100 है, तो हमने कहा कि इनका जो नंबर है वो अच्छा खासा है। अगर 100 से कम हुआ, 50 हो गया, हमने कहा कैसे हो गए हैं, थ्रेटेंड में आ गए हैं। अगर 25 हो गया, हमने कहा एंडेंजर्ड में आ गए हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे। तो क्या हमने यहाँ पे पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा, हमने कहा those species which are endangered of extinction are called threatened species, for example black bug and elephant। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान दीजिए और जो वर्ड्स हैं उनको समझिए कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, चाहे वो एक्सटिंक्ट हो यानी कि विलुप्त हो गए हैं, चाहे वो एंडेंजर्ड हो, चाहे वो थ्रेटेंड स्पीशीज हो। ठीक है, चलिए, अब आपने अलग अलग प्रकार की स्पीशीज के बारे में पढ़ लिया है। हमारे पास एक नई हेडिंग आती है, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन जिसे हम कहते हैं प्रवास। तो सबसे पहले आपने माइग्रेशन वर्ड सुना होगा, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। आपने सुना होगा कि जो पहाड़ हैं, पहाड़ों से क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब होता क्या है, सिंपली कि जो किसी का हैबिटाट है वो अपने हैबिटाट को छोड़कर कहीं और चला जाता है, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने लिए भी ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। हमने कहा कि पहले क्या होते थे, अगर आप कुछ साल पीछे जाएंगे तो आपने क्या देखा कि पहाड़ों में जो गांव होते थे पूरे भरे के भरे रहते थे। अगर आज की डेट में आप जाएंगे और तुलना करेंगे 10 साल पहले की और अभी की, तो आपने क्या देखा, गांव आधे से ज़्यादा खाली हो गए हैं। क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है। क्या कर रहे हैं, हम अपने हैबिटाट से कहीं और चले जा रहे हैं, इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अगर सेम यही चीज़ हमने किस में पढ़ी, हमने यही चीज़ अगर एनिमल्स में पढ़ी, तो क्या हमने कहा, it can be defined as a movement of a species from its own habitat to another habitat। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट यानी कि किसी भी स्पीशीज का अपने नेचुरल हैबिटाट से, अपने प्राकृतिक आवास से किसी नए आवास में चले जाना। अब देखिए, आपको आपने देखा होगा, आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, आप उत्तराखंड से हैं या आप कहीं और से हैं। उत्तराखंड में भी आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आप किसी गांव से हैं। ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई भी हो सकता है, आप टिहरी से हो सकते हैं, आप पौड़ी से, चमोली से, कहीं से भी हो सकते हैं। और आप क्या करते हैं, अपने गाँव को छोड़ करके आप देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं। अब आपका गांव क्या था, आपका नेचुरल हैबिटाट था, प्राकृतिक आवास था, और आप एक नए आवास में आ गए हैं, देहरादून में आपने घर बना लिया है, आप नए आवास में आ गए हैं। तो सेम यही चीजें कहाँ पे बताई जा रही हैं, जो अदर एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, जब वो अपने नेचुरल हैबिटाट्स को, अपने पुराने हैबिटाट को या प्राकृतिक आवास को छोड़ करके किसी दूसरे आवास में आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइग्रेशन। अब हमारे, अगर हम अपने बारे में बात करें तो हमारे माइग्रेशन के रीज़न कुछ और होते हैं। अगर हम अदर एनिमल्स या फिर हम बर्ड्स के बारे में स्पेशली बात करें, क्योंकि जब भी माइग्रेशन का नाम आता है हमारे में बर्ड्स ही आती है, क्योंकि बर्ड्स बहुत माइग्रेशन करती हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि उनमें माइग्रेशन के क्या रीज़न हो सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मौसम। क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, माइग्रेशन करती हैं।
अब मौसम के अकॉर्डिंग कैसे करती हैं? देखिए हमने कहा ये क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मौसम जैसे कि आपको पता है मौसम गर्म होता है, ठंडा होता है, रेनी सीजन होता है, इसी प्रकार से अलग अलग सीजन आते रहते हैं। तो हो सकता है कि जैसे कि गर्मियों का टाइम है, ठीक है, गर्मियों का मौसम है, तो कुछ जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पे रहती हैं, नॉर्थ में रहती हैं। कौन से टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि ये क्या है, गर्मियों के टाइम पे ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। आपको पता होगा कि साउथ में क्या होती है, ज्यादा गर्मी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ। तो यहाँ पे जो बर्ड्स होंगी वो कहाँ पे होंगी, गर्मियों के टाइम पे नॉर्थ में रहती हैं। अब जैसे जैसे सर्दियों का टाइम आया तो वहाँ पे क्या हुआ, सर्दियों के टाइम पे नॉर्थ में ज्यादा ठंड पड़ेगी और साउथ में क्या होगा, कम ठंड पड़ती है। तो जो बर्ड्स होती हैं वो कहाँ पे आ जाएंगी, वो नॉर्थ से साउथ में आ जाती हैं। क्या करती हैं, वो नॉर्थ से साउथ में आ जाती है। क्यों, ज्यादा ठंडे से बचने के लिए वो कहाँ पे आएंगे, साउथ में आएंगे। अब कब की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं विंटर की। हम बात कर रहे हैं विंटर की, ठंडियों में क्या हो रहा है, जो बर्ड्स हैं वो नॉर्थ से कहाँ पे आ गई हैं, साउथ में आ गई हैं। क्यों आ गई हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा ठंडे से खुद को बचाना है, ठीक है। ऐसा ही हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो समर का टाइम होता है, जो समर का टाइम होगा वहां पे क्या होंगी, जो बर्ड्स होंगी वो साउथ से कहाँ चली जाएंगी, नॉर्थ में चली जाएंगी। क्यों चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी से बचना है, ठीक है। पहली बात तो ये होती है। अब जो मोस्टली माइग्रेशन होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं। आप अलग अलग टाइप के माइग्रेशन पढ़ेंगे जिसमें जो बर्ड्स होती हैं वो कभी इस दिशा में माइग्रेट कर रही होंगी। आपने मैप देखा होगा, मैप के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, कभी वो क्या करती हैं नॉर्थ से साउथ में या साउथ से नॉर्थ में क्या करती हैं, माइग्रेशन करती हैं। कभी वो इस दिशा में माइग्रेशन करती हैं, ठीक है, कभी वो इस दिशा में भी माइग्रेशन करती हैं। तो अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं माइग्रेशन के। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप जानेंगे माइग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। अभी आपने सिर्फ माइग्रेशन को समझना है कि माइग्रेशन किसे कह रहे हैं, क्या हो रहा है, अपने हैबिटाट को छोड़ के, अपने जो प्राकृतिक आवास है उनका, उसको छोड़ करके वो किसी नए आवास में जा रहे हैं। उसके अलग अलग रीजन होते हैं, वो रीजन हम देख रहे हैं। हमने कहा सबसे बड़ा रीजन मौसम होता है। दूसरा यहाँ पे फूड, भोजन को खोजने में, भोजन को खोजने के लिए क्या हुआ, जो बर्ड्स हैं वो कहीं रह रही हैं, किसी जंगल में रह रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बर्ड्स हैं या फिर कोई भी स्पीशीज है वहाँ पे क्या है, वो किसी जंगल में रह रही हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं। वहाँ पे क्या है, भोजन की धीरे धीरे कमी हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ पे क्या है, बहुत सारी स्पीशीज थी और वहाँ पे धीरे धीरे भोजन की कमी होने लग गई। अब वो भोजन की खोज में क्या होंगी, क्या करेंगी, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हैं, ठीक है। तीसरा होता है अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा किस प्रकार से, क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई दो स्पीशीज हैं और दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज कैसी थी, स्ट्रांग थी, ठीक है, स्ट्रांग थी। तो उसने क्या किया, दूसरी स्पीशीज पे वो भारी पड़ रही थी और जो दूसरी वाली स्पीशीज थी वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी। तो अपनी सुरक्षा के लिए भी क्या होता है, माइग्रेशन होता है। मेनली किसकी वजह से होता है, हमने कहा मेनली होता है मौसम की वजह से। मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता रहता है, माइग्रेशन चलता रहता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड स्पीशीज देयर monarch butterflies green turtle moves from one region to another region। आपको एग्जांपल दिए गए हैं कि यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है वो किन किन स्पीशीज में होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा with weather changes especially cold for food breeding and to avoid unfavorable condition। आपको ये क्या बताए गए हैं, रीजन बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेदर में चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस जो होते हैं यानी कि जो सीजन में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। सेकंड कह रहे हैं कि भोजन, भोजन की खोज में भी ये क्या जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। तीसरा कह रहे हैं ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के लिए भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। क्योंकि आप पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे कि अलग अलग जो एनिमल हैं उन्हें ब्रीडिंग के लिए क्या अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होते हैं। किसी को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, किसी को टेम्परेचर कम चाहिए, किसी को रेनी सीजन में रेनी सीजन चाहिए ब्रीडिंग के लिए। तो क्या होता है, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे चाहिए होती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं इन इंडिया माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम द आर्कटिक एंड नॉर्दर्न रीजन्स आर फाउंड।
They have a natural habitat in Siberian, which is very cold place. When the winter ends, the Siberian cranes fly back to their homeland. अब देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो सेम चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी। हमने कहा था कि मौसम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो स्पीशीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने हैबिटाट को चेंज करती रहती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है, माइग्रेशन यानी कि प्रवास के बारे में हमने कहा इसे एक प्रजाति के अपने निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान तक जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यही बात हमने की है। अब आपको बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे किन किन स्पीशीज में माइग्रेशन पाया जाता है। हमने कहा पक्षियों में, मछलियों में, हिरणों में, मुनार्क तितलियों में, हरे कछुओं की कई प्रजातियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती हैं। अब आप सोचेंगे पक्षियों का हम समझते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही हैं, तो मछलियाँ कैसे जाती हैं? देखिए मछलियाँ भी क्या होती हैं, मछलियाँ जो जिस भी जहाँ पे एक्वेटिक जो एरिया होता है वहीं पे जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, दो प्रकार के आपने देखे हैं। ब्रैकिश वाटर भी होते हैं जो बीच की फॉर्म होती है। तो क्या होता है, जो फ्रेश वाटर होता है और जो मरीन वाटर होता है, तो कभी कभी क्या होती है, जो मछलियाँ होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा ही सारे आप स्पीशीज में देख सकते हैं। अब ये आपको रीज़न बता रहे हैं कि क्यों ये माइग्रेशन कर रहे हैं, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, या फिर क्यों एक ही हैबिटाट में नहीं रह रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है भोजन की खोज में, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे हो सकते हैं वहाँ पे भोजन की कमी हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं प्रजनन। अब आपको ये भी कहा गया कि प्रजनन के लिए क्या चाहिए होती है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या मतलब है, जैसे कि हमने कहा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, उससे बचने के लिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया है, उससे बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मौसम में परिवर्तन, विशेषकर ठंड में। ठीक है, के साथ ये क्या करते हैं, इन सभी कारकों से बचने के लिए ये क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे। अब कहा जा रहा है कि जैसे इन इंडिया माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम द आर्कटिक एंड नॉर्दर्न रीजन्स आर फाउंड। ठीक है, इनका प्राकृतिक आवास साइबेरिया में है, जो बहुत ठंडी जगह है। यहाँ पे क्या था, इनका प्राकृतिक आवास कहाँ पे था, साइबेरिया में था। When the winter ends, the Siberian cranes fly back to their homeland. ठीक है, जैसे ये क्या होती हैं, ये ठंड से बचने के लिए माइग्रेशन करती हैं, और जैसे ही ठंडी खत्म होती है ये फिर से अपने प्राकृतिक आवास में आ जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, माइग्रेशन के बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, सो क्लास अब अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आपने क्या पढ़ा है, अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीशीज़ किसे कहते हैं। ठीक है, अब स्पीशीज़ के बारे में आपने पढ़ लिया। हमने कहा कि जो प्रजातियां होती हैं उनकी स्थिति के अनुसार हमने अलग अलग प्रकार की जातियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने एक्सटेंट एनिमल्स पढ़े हैं या एक्सटेंट स्पीशीज़ के बारे में आपने पढ़ा है, और उसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में और उनके एग्जाम्पल आपने देखे हैं, और लास्ट आपने पढ़ा है थ्रेटेंड स्पीशीज़ और उनके एग्जाम्पल के बारे में। तो आपको डेफिनेशन पढ़नी है और उनके एग्जाम्पल को पढ़ना है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, माइग्रेशन किसे कहते हैं और माइग्रेशन के रीज़न क्या होते हैं। इसी के साथ आपने क्या करना है, अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आपने देखा प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो आपने देखा। फिर आपने देखा कि प्लांट और एनिमल्स को किस प्रकार से हमारे द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि उनकी स्थिति पर खतरा है। और अब हमने क्या किया, उनके संरक्षण के लिए हमने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं, जिसमें आपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के साथ साथ आपने IUCN की रेड लिस्ट के बारे में यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे इसके उपाय क्या होते हैं, तो उपाय में सबसे पहले आप पढ़ेंगे रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई हो रही है, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या प्रभाव हैं। अब आप निवारण पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे रिफॉरेस्टेशन के बारे में। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को लगाना। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके क्या लाभ होते हैं, ये आपका होमवर्क है। आप होमवर्क में आपने क्या करना है, घर जाके देखना है कि आप रिफॉरेस्टेशन किस प्रकार से कर सकते हैं अपने स्तर पर, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं। तो आप अपने स्तर पर किस प्रकार से रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, इनके पेड़ों को लगा सकते हैं, और साथ ही साथ उसके लाभ क्या होंगे। ठीक है, आप ये देखेंगे कि
क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे जब आपने क्या किया, पेड़ों को लगाना शुरू किया। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।